नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज मैं आप सभी के लिए साइंस का एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसके टॉप 20 एमसीक्यू कराने वाला हूं। ठीक है, ये आपके अभी आने वाले एग्जाम प्रयोगशाला परिचायक, साथ ही जो कृषि उपज मंडी का पेपर होने वाला है उसमें भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अब मैंने 2 एग्जाम का नाम लिया, इसके मतलब ये नहीं होगा कि केवल 2 एग्जाम में काम आने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में वो है उसमें काम आएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे अगर पीएससी प्री भी आप दिलाने जाएंगे तो भी उसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस 20 क्वेश्चंस को करेंगे। इन 20 क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस रहेंगे अगर वो बताने लायक रहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करूंगा। अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है यहाँ पर, तो ये दिया गया है एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। किसी का कमेंट आया था कि पूरे ऑप्शन आप छुपा लेते हो, दिखता नहीं है। ठीक है, वो कोने में रहता है इसलिए दिक्कत आता है। अब देखिएगा आपको पूरा बराबर दिखेगा। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट, पावर। तो ये एम्पियर जो होता है वो आपके करंट नापने की इकाई होती है। किसकी? करंट की। ठीक है, अब मेरे को जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी बताइएगा कि वोल्टेज को किससे मापा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको बताना है। करंट को मापने के लिए किसका? एम्पियर का। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नहीं को या तो सर्कल कर लो या तो अंडरलाइन कर लो, नहीं तो दिक्कतें आती है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना। तो सभी ऑप्शन को देखते चलते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर। तो ये सही है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। दबाव या दाब क्या होता है? पास्कल। तो ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी होती है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऊष्मा का जूल। ये भी सही है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के लिए क्या यूज किया जाता है? तो बैकेरल। किस इकाई का यूज किया जाता है? तो बैकेरेल का यूज किया जाता है। और क्यूरी क्या होती है? तो रेडियो धर्मिता के लिए। ठीक है, रेडियो धर्मिता के लिए क्यूरी का यूज किया जाता है। और सक्रियता वर्ड जुड़ जाए तो वहां पर बैकेरेल आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आता कि वो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होता। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या बोला गया? ठोस कपूर से वाष्प। अब यहां पर केवल कपूर ना देके केवल ये भी पूछता आपको कि ठोस से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उसको अभी देखेंगे। यहाँ पर 4 के बारे में बताया गया, 4 के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जब भी कोई चीज ठोस से, अधिकतर हम क्या देखते हैं, ठोस से पहले लिक्विड में आता है, लिक्विड स्टेट से वो गैस में जाता है। लेकिन ऐसा केस जिसमें कि डायरेक्ट ठोस से वाष्प हो गया, क्या सॉलिड से गैस में बदल गया, वो क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और ये किसमें देखने को मिलता है? अधिकतर कपूर। अभी नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, तो अगर आप आरती करते होंगे, कपूर जला रहे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि कपूर को हम जब जलाते हैं तो गैस में कन्वर्ट नहीं होता और डायरेक्ट क्या, सॉरी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता और डायरेक्ट क्या हो जाता है? गैसीय फॉर्म में आ जाता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। कभी आपको हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताइए, कौन सा जो इसमें से पदार्थ है ऊर्ध्वपातन की क्रिया उसमें लागू होती है। तो कपूर एक आप ध्यान में रखना, ये आपके काम आएगा। ठीक है, अब वाष्पीकरण क्या होती है? सामान्यतः आप लोग अभी देखेंगे ठंडी का दौर आने वाला है, सीजन लग गया है। आप पानी जब गर्म करेंगे तो देखना उसमें जो गर्म हवाएं निकलने लगती है, वही क्या है? वो ऊपर बढ़ती हैं। और अगर जब कढ़ाई में, मान के चलो कढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, हम बना रहे क्या? सब्जी को जब पकाने के लिए उसको ढकते हैं ढक्कन से, तो देखना ढक्कन पर क्या पानी की बूंदें आ जाती है, वो क्या है? वाष्पीकरण ही है। गैस का वापस से वाष्प की बूंदों में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ही पिघलना क्या है? नॉर्मल फ्रिज से बर्फ निकाल दो, रख दो, वो पिघल गया, पिघलना हो गया।
या फिर बड़े स्टेट में जाए तो लोहे का कोई गोला है उसको आग में तपाकर पिघला दिया। हिमीकरण क्या कहलाता है? किसी भी चीज को जमाना, हिमीकरण। तो ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? अब मानव नेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। ये अब बायो में भी थोड़ा सा बहुत पढ़ने को मिलता है आपको, और इसके बारे में फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अभी फिजिक्स के रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ये पूछना चाहता है। तो परितालिका या तारिका, रेटिना या दृष्टिपटल, कार्निया या पुतली। तो रेटिना पर बनता है, और ऑप्शन में या दृष्टिपटल, तो दृष्टिपटल, पटल मतलब का जहां पर कुछ भी चीज शो होता है, तो दृष्टिपटल या फिर रेटिना। ठीक है, अधिकतर ऑप्शन में आपको रेटिना देखने को मिलेगा, तो रेटिना ध्यान रखना। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। यहाँ पर कार्निया दिया हुआ है। कार्निया क्या होता है? तो जब हम नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान महादान इस तरीके का स्लोगन जो चलते रहता है, तो जब लोग अपना नेत्रदान करते हैं ना, तो पूरा नेत्रदान नहीं करते हैं, उस नेत्रदान में क्या करते हैं? इस कार्निया का दान करते हैं। ठीक, तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब मेरे को कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग कि मैंने तो बता दिया कि रेटिना पर बनेगा, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ रेटिना पर बनता है, क्योंकि ऐसे सवाल हमने पहले भी कराए हुए हैं। अब मेरे को बताइएगा कि प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मैं इससे पहले बताना चाहूंगा क्वेश्चन करने से कि हम लोगों ने जो प्रयोगशाला परिचायक जिसके बारे में मैंने बताया, उसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। वो आप कोर्स परचेस करके और भी अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही उसका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी परचेस करके आप टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं। टेस्ट सीरीज दिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी तैयारी कितनी हुई है आप आकलन करने बनता है। ठीक है, साथ में जो मंडी के बारे में बताया था उसके भी कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, तो वो भी आप जल्दी से जल्द परचेस करके पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्टर लोग देखोगे अधिकतर डॉक्टरी क्षेत्र में, आपको किसी के बारे में बताऊं या ना बताऊं, अगर डेंटिस्ट के बारे में बताऊं तो आप लोग समझ जाओगे। डेंटिस्ट देखना, आपके दांतों को, अगर आपने किसी के बच्चे को ले गए होगे अपने घर में या किसी बुजुर्ग को ले गए होगे कि दांतों का थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वहां पर देखना वो एक छोटा सा पकड़े रहते हैं इस टाइप का, यहाँ पर वो लगा रहता है, क्या बोलना चाहिए कि दर्पण टाइप का, कांच टाइप का। वहां पर भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी लागू हो जाएगा। तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या है आपके? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। यहाँ पर एक ऑप्शन गायब है, अवतल दर्पण, और यही आपका सही आंसर है। क्या? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, ये राइट आंसर है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कहाँ? डॉक्टरी क्षेत्रों में, इतना आपको ध्यान में रखना है। समतल दर्पण दिया है यहाँ पर, ऑप्शन में बताइएगा कि समतल दर्पण का जो क्या बोलना चाहिए, प्रतिबिंब जब आप खड़े होते हैं या प्रतिबिंब है वो कितनी डिस्टेंस पर बनता है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है? किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब को मापा जाता है? रक्तदाब को मापा जाता है, रक्तदाब मतलब क्या? ब्लड प्रेशर। तो स्फिग्नोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर भी कभी कभी बोला जाता है उसको, क्या नापने के लिए? रक्तदाब नापने के लिए। तो स्फिग्नोमीटर बोले या स्फिग्नोमैनोमीटर बोले, एक ही चीज है। ठीक है, और उसमें जो लाइन चढ़ता है वो किसका यूज किया जाता है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर किसी को पता हो। तो नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब मैनोमीटर क्या होता है? यहाँ पर मैनोमीटर आया तो ये दाब मापने के काम आता है। अब दाब मापी दो प्रकार के होते हैं। एक वायुमंडलीय दाब को अगर बताया जा रहा है तो वो क्या आएगा? बैरोमीटर। ठीक है, जैसे कि मौसम बिगड़ने वाला है, तूफान आने वाला है, भारी बारिश होने वाली है, तो ये सब इस सब की जानकारी किसके माध्यम से दे सकते हैं? जो मौसम वैज्ञानिक रहते हैं, बैरोमीटर का भी माप उन लोग चेक करते हैं। तो बैरोमीटर क्या? वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है, और ये मैनोमीटर क्या है? नॉर्मल दाब को दर्शाता है। ठीक है, बैरोमीटर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब भी आपने अपने बाइक में, स्कूटीज में, कार में अपने उसके टायरों में हवा भराए होंगे तो बैरोमीटर ये आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं मृग मरीचिका किस कारण से बनता है? मृग मरीचिका किस कारण से बनता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। मृग मरीचिका क्यों बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कई लोग को ये पता नहीं होगा, अगर नहीं पता होगा तो ध्यान में रख लीजिए। क्यों, मतलब क्या होता है? तो देखना, गर्मी के दिनों में जब आप बाइक चलाते जाओ तो रोड पर आपको थोड़ा सा पानी पानी नजर आता है, लेकिन आप थोड़ा आगे जाओ तो पानी खत्म हो जाता है।
वही क्या है, मृग मरीचिका। ये अधिकतर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। दूसरा, अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है, तो गर्म इलाकों, बोल सकते हो आप रेगिस्तान इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, बहुत ही अच्छा ये चीज है। इस पर बेस्ड आपको एक चीज बताता हूँ कि जो और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पर बेस्ड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो जो हीरा है, हीरे का चमकना, वो भी इस पर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण होता है। परावर्तन, केवल परावर्तन बोले तो कहाँ, तो परावर्तन किस में होता है ये जान लो, ध्वनि में होता है, ठीक है, प्रकाश में होता है, तो इन सभी चीजों में परावर्तन होता है। अब इनका प्रयोग रडार जो प्रणाली होती है, ठीक है, या सोनार जो प्रणाली होती है, उसमें क्या है, परावर्तन का भी प्रयोग किया जाता है। अपवर्तन, अपवर्तन इसके बहुत सारे अनुप्रयोग आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से कुछ को याद रख लो। अगर कोई सिक्का आप एक जल से भरे मग में गिरा देते हैं तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर ये छड़ है, इसको मैंने डाल के रखा है आधे गिलास पानी में, तो ये यहाँ से थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है, तो इसी अपवर्तन के कारण होता है। तो ये बेसिकली दो एग्जाम्पल जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बिजली की घंटी, तो बिजली की घंटी है भाई, सिंपल से माइंड में आ रहा होगा कि सर बिजली पर काम करता होगा, बट नहीं। बिजली की घंटी जो होती है आपके चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव से कैसे, कभी आप ओपन करेंगे, बचपन में आपने शरारतें की होंगी, घंटी तोड़ा होगा तो पता चलेगा कि उसके अंदर होगा, नहीं तोड़ा तो अभी तोड़ना मत, ऐसे नहीं कि घर में घंटी तोड़ लेते हैं, सर ने बताया कि है एक्चुअल में कि नहीं देखने के लिए। अगर बिगड़ गया तो तोड़ के देख लेना। अंदर में चुंबक लगे रहते हैं, वो चुंबक क्या करते हैं, करंट मिलने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट लाते हैं और उसके कारण से वो जो घंटी अंदर में लगी रहती है वो बजने चालू हो जाती है। आजकल तो चिड़िया की आवाज़ या फिर किसी पशु पक्षी के अलग अलग तरीके की आवाज़ वाली भी घंटी आ गई, उसकी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल घंटी होती है जिससे स्कूल के बेल्स बजते हैं, उस टाइप की चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या चुंबकीय प्रभाव से काम करती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है। इस स्पीड से प्रकाश गति करती है। और प्रकाश की जो चाल होती है सर्वाधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। एक फैक्ट बस था, इसको ध्यान में रखना, आपको याद करके चलना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन है आपके हरा, बैगनी, ब्लू, लाल। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का होता है, लाल। देखना ट्रैफिक सिग्नल्स में लाल रंग को ही चिन्ह क्यों माना जाता है, घातक चिन्ह। या फिर आप पटरियों पर देखेंगे, रेल लाइंस पर देखेंगे, लाल रंग को ही क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, दूर तक दिखाई देता है, ठीक है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार, जनरली फ्यूज वर्ड आप लोगों ने सुना ही होगा, फ्यूज घरों में भी लगाते हैं, ठीक है, तो ये तो वर्ड आपने सुना होगा फ्यूज तार। अब एक इसके लिए कथन देख लेते हैं, फिर और इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूंगा। ऑप्शन देखते हैं, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या केस है, तो प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और उसका गलनांक कम होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक मतलब क्यों, आपके घर में जितने भी अप्लायंस लगते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो लगे रहते हैं, वो क्या रहते हैं, एक पर्टिकुलर एक उनका लिमिट रहता है कि इतने ही एम्पियर पर काम करेंगे, इतनी ही वोल्टेज पर काम करेंगे, ठीक है। अब जब उसमें फॉल्ट आता है तो क्या एक्सेसिव करंट लेने लग जाता है, एक्सेसिव करंट लेने लग जाता है, उससे क्या खतरा होगा कि घर में जो बाकी एप्लायंस जुड़े हुए हैं वो खराब ना हो जाए। उसको बचाने के लिए क्या ये फ्यूज तार काम आता है। ये फ्यूज तार जो लगा रहता है, ये फ्यूज तार है मान के चलो, तो यहां से जब ज्यादा करंट आएगा, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, तो ये क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। एक पूरा फिनोमिना है, उस पर नहीं जाता, I² R काम करता है, क्या काम करता है, बस ये समझना कि ज्यादा करंट आएगा तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता अधिक होती है, प्रतिरोध अधिक होती है, प्रतिरोधकता ना बोल के क्या, प्रतिरोध अधिक होती है, रेजिस्टेंस अधिक होता है। और ज्यादा ही जल्दी जब गर्म होगा तो क्या हीट होगा, हीट होगा तो क्या गल जाएगा, तो गलनांक कम रखा जाता है। अब ये गलनांक मैं ज्यादा रख दूंगा और आपके यहाँ का कोई एक उपकरण है जो शॉर्ट हो गया, ज्यादा करंट लेने लगा, तो उसके चक्कर में बाकी उपकरण खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो गलेगा नहीं ना, ये जल्दी गल जाएगा तो यहाँ कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी, घर में करंट आना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो उससे बाकी एप्लायंस रुक जाएंगे, मतलब बच जाएंगे।
तो इस फिनोमिना के लिए क्या करना पड़ता है, उसके प्रतिरोध को बढ़ाकर रखना पड़ता है और गलनांक को कम रखना पड़ता है। तो इसका ध्यान में रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज से क्वेश्चन आते हैं कि किससे बना होता है, अधिकतर ये भी पूछा जाता है। तो टीन और लेड को मिलाकर भी बनाया जाता है फ्यूज तार को, इसका ध्यान में रखना है आपको। अब प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, मैंने सर्वाधिक आप लोगों को बता दिया था निर्वात में। कम कहाँ होगा, तो कांच में, कांच में सबसे कम होता है। अब क्यों ऐसा, निर्वात में कोई भी चीज नहीं होती, निर्वात मतलब पूरा खाली, पूरा खाली, तो वहां क्या रहेगा, जल्दी से ही जा पाएगा। कांच का एकदम सघन है, एकदम सघन, इसलिए क्या प्रकाश को गमन करने में परेशानी होती है, इसलिए यहाँ इसका वेग कम हो जाता है और यहाँ पर ज्यादा रहता है। ठीक है, इतना ही था इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 13 देखते हैं, सॉरी। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कौन चुंबकीय नहीं है, तो जिससे चुंबक बना सकते हो चुंबकीय होता है, जिसमें नहीं बना सकते हो गैर चुंबकीय होता है। तो देखो लोहा, पीतल, कोबाल्ट, तो यहाँ पर पीतल आपका आंसर होगा। ठीक है, और किस तरीके से जान सकते हैं इसको, डेली अपने घर में यूज करते, एक चुंबक रखना, उसको चिपका के देखना कि कौन से मेटल में वो चिपक रहा है, जिस मेटल में वो नहीं चिपकेगा वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, सिंपल से। तो पीतल में नहीं चिपका, आप जाकर देख सकते हैं। तांबा, तांबे में भी नहीं चिपकता, ये भी आप चेक कर सकते हैं घर जाके, और घर में ही है तो कोशिश कीजिएगा इसको ट्राई करके देखने का। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन जब पेपर टफ करना हो तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर देगा, और टफ करना है तो 2 इस प्रकार के चीजें रख देंगे और 2 अलग चीजें रख देंगे, या और टफ करना है तो सभी को एक ही जैसे मिलता जुलता जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो उसको रख देंगे। ठीक, तो इस चीजों का ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब भौतिक राशियों और इकाइयों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर दिया, सभी एक ही प्रकार की चीजों को रख दिया, राशि और इकाई बताओ करके। अब त्वरण, त्वरण का क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये दिया गया है वर्ग सेकंड, तो उस फॉर्मेट में लिखाएगा। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं। बल, बल का क्या होगा, तो आपका न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं उसका मात्रक या इकाई क्या होगा, तो जूल होगा। और आवेग का क्या क्या होगा, तो न्यूटन सेकंड होगा। तो कार्य तो समझ गए, जो भी, जैसे मैं अभी कार्य कर रहा हूँ, ये मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, इसके लिए क्या यूज करूंगा, जूल। बल लिखने के लिए जो मैं बल लगा रहा हूँ क्या, न्यूटन। या फिर नॉर्मल किसी चीज पर ऐसे आप भार लगा रहे हो, वो भी न्यूटन के अंदर, मतलब उस इकाई किसमें मापोगे, न्यूटन में। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और आवेग क्या होता है, न्यूटन सेकंड। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। भौतिक राशियों की इकाइयां पूछी जाती हैं, इसको ध्यान में रख के चलना है आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल देना चाहूंगा कि इस प्रकार की सीरीज अभी हम लोग लगातार लेकर आने वाले हैं, जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता आप लोगों का। तो लगातार ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को मिलते जाएंगे। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हों, आपके फ्रेंड्स हों, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मेरा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और मैं और भी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव, जल की गहराई, जल की शुद्धता या जल की मात्रा। तो इसमें मापा जाता है आपका जल का बहाव। ठीक है, बहाव कि कितना क्या कैसे बह रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसमें उतना ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है, तब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोट परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका किसका मॉडल था, ये बोर का मॉडल था। किसका मॉडल था, बोर का मॉडल था। ओके, तो ये बोर का मॉडल, ये सारे में बहुत सारा अपने आप में एक फिनोमिना है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, उससे इसको स्किप करते हैं। केवल आपको याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहे और परमाणु, सॉरी, इलेक्ट्रॉन घूमता रहे और परमाणु स्थिर रहे, तो इसको रिलेट कर लेना। सभी लोग बैठे हैं, एक ही आदमी बकबक कर रहे हैं, सब बैठे हैं परमाणु, एक ही आदमी बकबक कर रहे हैं, तो बोर कर रहे हैं, बोर करने से बोर का मॉडल। ठीक, फिर अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया कि अभिसारीय है, द्विअवतल लेंस है, अपसारीय है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल और उत्तल के बारे में आप जान लेना, अव और उ करके लिख देता हूं, जान लेना। देखो, अवतल लेंस क्या करता है, किसी भी चीज को फैलाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है, फैलाने का काम करता है।
और उत्तल लेंस क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है एक ही जगह पर ऐसे। तो उत्तल में क्या एक ही जगह केंद्रित करेगा तो उसको अभिसारी बोल देते हैं, और अवतल फैलाने का काम करता है इसलिए उसको अपसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। सेम प्रोसेस ये दर्पण में भी इसी तरीके के काम हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो अभी हम जो परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो नील्स बोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नील्स बोर के द्वारा दिया गया अवधारणा है ये, इसको आपको ध्यान में रखना। किसकी? परमाणु संरचना की वर्तमान या फुल आधुनिक अवधारणा, तो किसका है? नील्स बोर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश की किरण गमन करती है तो एक किसी भी दिशा में, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? सीधी रेखा में गमन करती। कौन? प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक क्या आती है, ऐसे ऐसे भटकते थोड़ी ना आती है, ये सीधी आती है, सीधी ही आएगी। आपने अगर प्रयोगशाला में भी प्रयोग किया होगा प्रिज्म के ऊपर, तो पहले सीधी आती है, सीधी आने के बाद विस्तारित हो जाती है, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं उसको। तो इतना आपको ध्यान में रखना। तो कैसे गमन करती हो? सीधी रेखा में गमन करती, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो यह क्या हो जाता है? तो अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो क्या हो जाएगा? ये कम अभिसारी होगा कि अधिक अपसारी होगा, कि अधिक अभिसारी होगी, कम अपसारी। आगे भी अभी मैंने अवतल लेंस के बारे में बताया क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अपसारी होता है, मतलब अपसारी लेंस इसको बोला जाता है। तो जब पानी में उसको डुबा देंगे तो इसकी जो अपसारिता है वो कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? कम अपसारी हो जाती है। या फिर बोले तो किस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा ये उत्तल लेंस की भांति थोड़ा सा बिहेव करने लग जाता है, थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन बदल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी इसको पानी में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी अपसारिता कम हो जाएगी, वो कम अपसारी हो जाएगा। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे आप सभी लोगों के लिए। इसी प्रकार के लगातार क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लगातार बने रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।